नमस्कार धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और तमाम आपके दर्शकों को भी मेरी ओर से अभिवादन। धीरेन्द्र जी, आम आदमी पार्टी का जो पूर्व पार्षद था ताहिर हुसैन, जो कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का मुख्य आरोपी था, उसको कड़कड़डुमा कोर्ट ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुना दी। बहुत बड़ा थप्पड़ तो है ही आम आदमी पार्टी के मुंह पर, या नहीं? देखिए, ये पूरी पॉलिटिकल जो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी थी, या अगर कोई थी, वैसे तो कोई थी नहीं, वो तो वैसे ही सड़क पे खड़े हुए इकट्ठे हो गए, जनता परेशान थी तो उन्होंने उसको चुन लिया। वो सब के अलावा तो कुछ था नहीं। शीला दीक्षित के जो लंबे समय से राष्ट्रमंडल खेल और तमाम चीजों का जो करप्शन था उसके, तो इसीलिए जब उनको पास कुछ था नहीं तो उन्होंने क्या किया, इस तरह के लोग ढूंढे, उनको टिकट दिए। ये सब ग्राउंड लेवल पे तो वो साफ थी, लोगों ने तो वोट दे दिया केजरीवाल के नाम पे। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो आपको ग्राउंड के लोग चाहिए होते हैं। चुनाव एक अलग चीज है ना, फिर स्थानीय चुनाव, जो नगर निगम के चुनाव, इन सब के चुनाव ये रोज की जिंदगी से जुड़े हुए। तो इन्होंने उस समय इस तरह के लोगों को तैयार किया, खड़ा किया, और जो हत्यारे, न केवल हत्यारे और जिहादी आइडिया था, बल्कि वो इतने बड़े जिहादी और हत्यारे थे कि उन्होंने अपने घरों की छतों पर सीरिया के स्टाइल में बड़ी बड़ी गुलेलें लगा रखी कि ताकि हत्या, और जिस हत्या में उनको सजा हुई, आईबी के उस ऑफिसर्स की जिस तरह का ब्रुटली उसको मर्डर किया, मुझे हैरानी है कि भाई उसको कोर्ट ने जो है सिर्फ आजीवन कारावास दिया। क्योंकि अगर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है तो फिर कौन सा होगा, वो सोचने की जरूरत है। लेकिन फिर भी अदालत का फैसला है, हम तो यही कहेंगे। और इस सब से ये भी दिखता है कि देखिए, आम आदमी पार्टी एक स्टॉप गेट अरेंजमेंट है। इसके बाद ये आदमी लास्ट में अगर आप जाके गौर करेंगे तो ये एआईएमआईएम का है, एआईएमआईएम की तरफ से है। तो इसीलिए आप ये मानिए कि आप थोड़ा गाली दे सकते हैं, थोड़ा सा मतलब मजबूरी है आपकी, तो भी थोड़ा ज्यादा गाली आप हिंदुओं को नहीं देना चाहते, या इस देश को या उसको, तो आप यहाँ रह लीजिए। थोड़ा सा आगे जाना तो फिर उसमें चले जाइए। तो धीरे धीरे ये ग्रेजुएट, ये 12th का कोर्स पास कराता है, फिर ग्रेजुएशन के लिए वो एआईएमआईएम में चला गया। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बड़ा झटका तो है। लेकिन झटका आपको लगेगा क्या जब आप है ही नहीं? भाई दिल्ली में आप है ही नहीं तो आपको झटका क्या लगेगा? आप किसी लायक ही नहीं है। आप देखिए, सड़कों पे दिखाई दिए क्या भाई? मनीष सिसोदिया और केजरीवाल और वो सब लोग आपको पंजाब में रोज मंत्रियों के साथ बैठ के वो कह रहा, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। मनीष सिसोदिया बता रहा था कल परसों, मैंने देखा उसका वीडियो, कि हमने पंजाब के शिक्षा मंत्री के साथ मिलके, जिन्होंने टॉप किया है वो नीट एग्जाम, उनके साथ मिलके हमने चर्चा की। अरे तुम काहे चर्चा कर रहे हो भाई? तुम यहाँ दिल्ली में कर लो, क्योंकि उस दिन से ही भरा रहे हो। तो इसीलिए अगर आप इसको ये सोच रही हैं कि ये बहुत है, तो आप हमारे यहाँ एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, तो उनके पास है क्या? लेकिन इसका असर पंजाब में जो ये उम्मीदें पाल कर बैठे कि रिपीट करेंगे, उस पर भी पड़ेगा। और दूसरा, जज साहब ने फैसला सुनाते वक्त ये जरूर कहा कि बड़े विभत्स तरीके से अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, शव को भी जानवरों की तरह छोड़ दिया गया था, सारी बातें कही, लेकिन इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना, उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको लगता है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकता है कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या होता? मुझे लगता है सुप्रीम ये कोर्ट में जाएगा, ये हाई कोर्ट जाएगा, हर हालत में जाएगा, क्योंकि ये केस इस पर बनता है। क्योंकि जो घाव थे 52, उनमें से 17 घाव ऐसे थे जो मरणांतक थे, जो मतलब जो एक ही घाव मार सकता था। तो जिस तरह से उसको चाकों से बीधा गया गया गया, और उनको वो जानते थे, वो उस आदमी को जानते थे। ये नहीं कि कोई रेज था, फिट ऑफ रेज था, या वो सामने से पकड़ा गया, या वो था, वो बाकायदा कोल्ड ब्लडेड आइडिया था। क्योंकि अंकित शर्मा जो है समझाने के लिए गए थे, वो अपने घर आके चाय पी गए कि भाई चलो देखते हैं पड़ोस में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इसलिए गए। तब उन्होंने जानबूझ के मारा, और मारने के बाद उस लाश को दबाना, जिस तरह से उसको नाले के अंदर फेंका गया, ये सारी शिकायत, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये इनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि जो फांसी की सजा के लिए जरूरी होता है कि इस आदमी का जीवन अब मानव के लिए खतरनाक है, यानी इसमें कोई सुधार हो नहीं सकता है। प्रोसिक्यूशन ने इस बात पर जोर दिया कि ये जानवरों की तरह का कृत्य है, ये इंसानी नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस पे आप ये मान के चलिए कि कल तक या परसों तक 100%
जो है हाई कोर्ट में अपील होगी। ये अलग बात है भाई, हाई कोर्ट क्या फैसला देता है वो आप और मैं नहीं जानते, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो, लेकिन ये है कि 100% प्रोसिक्यूशन इसके लिए सजाए मौत के लिए 100% जाएगा। मैं आपको ये, और ताहिर हुसैन से तो पल्ला आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले झाड़ लिया था, लेकिन पूर्व पार्षद तो कहलाएंगे आम आदमी पार्टी के, और पंजाब के इलेक्शन बिल्कुल सिर पर है, तो आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं पर भी पंजाब में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। धीरेन्द्र, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स पर पंजाब में इस घटना का भी असर पड़ सकता है कि नेता देखिए कैसे इस पार्टी के? मुझे संदेह है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली कहूं, मुझे संदेह है कि वहां एक वोट पर भी इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां ये इशू नहीं है, वहां इशू ही दूसरा है। वहां पंजाब में आम आदमी पार्टी सॉफ्ट खालिस्तान और उनके साथ मिलके एक अलग खेल खेल रही है, वहां एक अलग आग लगाने की कोशिश में है, क्योंकि वो आग की राजनीति करता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो आदमी कितनी तेजी से बदलता है, इस बात पे अमीवा प्रोटियस भी शर्माता होगा कि यार ये क्या है वो, क्योंकि प्रोटियस एक ऐसे देवता का नाम होता, चूंकि हमने तो साइंस में यही पढ़ा था, प्रोटियस ऐसा देवता जो अपना रंग वो बदलता रहता है, ग्रीक उसी के नाम पे, हाँ इसी के नाम पे रखा गया। तो ये उससे भी ज्यादा बड़ी पार्टी है जो रोज इतना बदलती है कि अगर अमीबा प्रोटियस देख ले, उसको लगे तो वो खुद ही शर्म के मारे अपने आप ही उसके बाद कभी रंग ना बदले, गिरगिट से भी आगे है। तो इसीलिए इस पर कुछ नहीं, वो आगे बढ़ चुकी। मैं आपको कह रहा हूं कि यार आप दिल्ली से जीते हो ना, तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं है? आप ये बताओ, इतने दिन से प्रदर्शन हो रहे, यहाँ वो सौरभ भारद्वाज है, वो आतिशी मारलेना, वो कभी दिखते ही नहीं, कहाँ है क्या है ना, वो जब भी वो ट्वीट करने पहुंच जाते हैं, ये देखो ये सब बस तू तड़ाक गाली गलोच ये सब इसका, इस राजनीति में जानते हैं शुरुआत जो कई बार बातें होती है, याद कीजिए ये अरविंद केजरीवाल था, मैं भी इसलिए था बोल रहा हूँ, थे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वही था जिसने वो किया, शीला दीक्षित ये चोर है, तू चोर है, ये चोर। इससे पहले कभी राजनीति में इतनी नग्नता के साथ बात नहीं होती थी। बिल्कुल। तो इसीलिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं, तो इसीलिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका वहां तक फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनके बारे में सबको पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक तो खुद गिरगिट है और दूसरे इन्होंने अभिजीत दीपके को भी पाल रखा था, अब तो वो भी इनको झटके पर झटका दे रहा है, क्योंकि उन्हीं का ही वो साथी सौरभ दास जो है वो तो सीपीआई के खेमे में बैठा हुआ है, वहां जाकर उनको धन्यवाद अदा कर रहा है। कोई भी पंजाब जाकर केजरीवाल को धन्यवाद करने नहीं आया, क्योंकि केजरीवाल ने तो गढ़ पंजाब बना रखा है ना अपना, दिल्ली तो छोड़ चुके हैं, तो कोई भी उनका शुक्रिया तो अदा कर नहीं रहा है कॉकरोच आंदोलन के लिए। तो ये भी तो केजरीवाल के लिए डबल सदमे जैसा हो गया ना। भाई ये मैंने एक बच्चा भाई तैयार किया, जा जा वहां शोर मचा, फिर मैं झंडा फहराने आऊंगा, उसके बाद आप देखो वहां भीड़ बढ़ गई, और ये खुद बेचारे भाग भाग के जा रहे थे, उनको मंच पे नहीं ठहरने दे रहे थे वो, आपने देखा नहीं है? अच्छा कोई इतने शातिर हैं वो लोग कि आप ये सोचिए, जिस जो बेचारा वांगचुक, वो सोनम वांगचुक जो आप तो कह रही उनके लिए, जो सोनम वांगचुक जिसके समर्थन के नाम पे आप खड़े हो रहे हो, उससे मिलने नहीं गए हो हॉस्पिटल में। तो आप इसे वहां तो इसलिए गए क्योंकि सौरभ दास बेसिकली आप देखिए नॉर्वे की एक उसके साथ है इंटरनेशनल एक पूरा ग्रुप है जिसके साथ इसने लिखे, जो खास तौर से हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा से प्रोजेक्ट चलाते रहे, जिनकी रिपोर्टिंग का बेस हिंदुस्तान की इमेज को डिस्ट्रॉय करना है। और ये नॉर्वे के उस ग्रुप के साथ है, जहां वो याद होगा आप जब प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो उस वो जो रिपोर्टर थी उसने जानबूझ के और धृष्टतापूर्ण तरीके से, क्योंकि ये प्रोटोकॉल का वायलेशन है और वहां इस तरह नहीं होता, वो सब किया गया और उसको भी यहाँ लोग नाचने लगे। दरअसल इसीलिए आप ये सोचिए सौरभ दास उसी सिस्टम का हिस्सा है जो इंटरनेशनल एक प्लानिंग है। तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये मान रहे होंगे कि आदमी इतना बड़ा तीर निकलेगा, क्योंकि जब 20 तारीख तक उनको नहीं पता था वो इतने बड़े तीर हैं। सीधा सीधा इनका कनेक्शन क्या रहा है लेफ्ट के साथ, अब तो वो भी खुलकर सामने आ गया। यूके तक में, लंदन में इनके समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ, तो बचा क्या है? ये तो पूरी तरह से बेनकाब हो गई कि किसके कहने पर ही कॉकरोच जंतर मंतर पर बैठे थे और क्यों बैठे थे। इनका तो जेनजी के साथ या नीट के पेपर लीक से कोई लेना देना ही नहीं था, ये तो पार्टी कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। देखिए एक चीज मैं ये कहूंगा कि इस पार्टी ने जो नाम आया, दरअसल बहुत सारे पत्रकार भी, ये देश के लोग भी थोड़ा सा 12 साल में बहुत रिलैक्स हो गए कि हाँ ठीक है एक सरकार है जो निपटेगी। सबसे सरकार नहीं निपटती है, एक सोसाइटी की भी जिम्मेदारी होती है, समाज की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि 40-50 हजार की भीड़ मैक्सिमम जहां खड़ी थी, जिसमें से ज्यादातर लोगों का
मतलब ज्यादातर लोगों का 10वीं से भी कोई रिश्ता नहीं था, और जिनके पास 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट थे उनकी हैसियत दूसरी क्लास की नहीं थी, और जिनकी गालियां, जिसको इस देश के तथाकथित पत्रकार, क्योंकि वो पहले जूते साफ करते थे, अब उनको लगा कि अब ये क्या किया जाए, तो उन्होंने इन्हीं गालियों को जो जस्टिफाई करने लगे। मुझे मालूम नहीं कि वो उनकी बेटी इसी तरह से उनसे बात करती है कि तू कहाँ छिपा हुआ अंदर घर के, इस तरह से उनके साथ बात करती होंगी। तो मैं इस बात को लेके बड़ा हैरान हूं कि कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है गलत बात को, लेकिन ठीक है उन्होंने किया। लेकिन आप इसमें देखिए, ये कॉकरोच किसी पर्दे में नहीं आए, कॉकरोच अपने आप आए, वो कॉकरोच नाम लिया उन्होंने। और कॉकरोच किसी भी सभ्यता में, दुनिया की किसी भी सभ्यता में कॉकरोच कभी पॉजिटिव सेंस में नहीं आया, तो वो अपने साथ ही अपने विनाश का वो लेके आए, मतलब उनकी जन्म कुंडली में ही है, तो उनका कुछ नहीं। दूसरा, आप अगर गौर करेंगे पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में वोकिज्म जो है वो मार्क्स का एक सांस्कृतिक मार्क्सवाद जो ग्रम्सी का है उसके हिसाब से चलता है। वोकिज्म क्या कहता है कि पहले आपको आपकी फैमिली से काटना है, फिर आपको आपके खुद से काट लेना है, और उसके बाद अकेले पड़ गए आदमी को अपना शिकार बनाना है। अगर आप ये देखेंगे, ये जो बच्चियां या जो बच्चे गाली दे रहे थे वो परिवार में भी अकेले होंगे, उनके परिवार अकेले होंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता दुनिया में। मान लीजिए हम ऐसा ही बोलते हैं, मान लीजिए हमने गालियां दी, लेकिन हम यहां चर्चा करते हुए गाली नहीं दे रहे ना, मैं आपको गाली नहीं दे रहा, इसका मतलब ये सामान्य संस्कार नहीं है। हम लोग ये मैसेज अपने बच्चों को देते हैं कि तू गाली दे रहा था, गाली देने का अभ्यास छुड़ाना है। टीचर ये शिकायत करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा ये कोई पॉजिटिव है जो इसको जनरेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जैसे वो खुश हुई अरुंधति अपने बाप को यही बोलती थी, CHUTIA, वो जो बता रही है उसने ऐसा ही बोला, तो मैं कहा उसका बाप और यही बोलते होंगे तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, वो बाप है या क्या है उनको वो जानेगा, वो उनकी दुनिया है। लेकिन ये कॉमन नहीं है ना। तो ये इसीलिए आप समझिए, जब आप ये कह रहे हैं कि वो वहां गया या उसने आवरण उतार दिया, वो वहां था ही, क्योंकि अगर आप जंतर मंतर के उस पूरे प्रोग्राम को देखें तो 18 तारीख तक जब तक पुलिस ने सोनम वांगचुक को नहीं उठाया, तब तक आप गौर करेंगे उसमें जो लोग 150 आते थे, जो रहते थे, जो बिना खाने के भी रहते थे, बाकी खाने के वक्त तो वहां 700-800 भी आते थे, क्योंकि वो जुनैद भाई जब खाना बांट रहे थे तो बेचारे लाइन में लगता था, वो बिरयानी भी देते थे, कभी कभी आइसक्रीम भी देते थे। मुझे हमेशा डर लगता था वो कहीं जुनैद भाई वो बाकी सब ढाबों वाला तो नहीं कर रहे कि कुछ करके दे रहे हो, लेकिन चलो ठीक है, जो भी कर रहे थे वो जुनैद भाई जाने और उनके लोग जाने। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि वहां सिर्फ आयशा थी, सिर्फ SFI था, सिर्फ DFI, वही ढपली बजा रहे थे, वही गाली दे रहे थे, वही सब बदलेगा, यही वो जो पुराने नारे हैं जिनके चक्कर में वो पिट भी चुके हो। वो क्या, वो ढपली बजा बजा कर क्या चाहिए, आजादी? अरे किससे आजादी चाहिए, मैं तो आज तक नहीं समझ पाई सर। नहीं तो मैं आपको यही बता रहा था, उनके पास लेफ्ट ही था। और आप ये देखो इस पूरी लड़ाई में, आप बंगाल में देखो, आप बिहार में देखो, आप यहां देखो, ये सब लेफ्ट का एक बड़ा आउटस्पट कोशिश हो रही है। क्योंकि कांग्रेस कोई आइडियोलॉजी ना पहले थी ना कभी रहेगी, क्योंकि उसके पास आइडियोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं था। वो अगर आइडियोलॉजिकल बेस पे कोई टकराना चाहता है, भले ही आप उसको ये कहें कि उसकी आइडियोलॉजी खराब है, तो वो लेफ्ट है। तो आप ये देखेंगे धीरे धीरे लेफ्ट, चूंकि वो इस देश को तोड़ने का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोगों को लगता है, तो वो उसको पैसा दे रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे धीरे धीरे दीपके या वो तमाम, चूंकि अभी वो जो लड़की है जो आयशा की है, जो घोष, नेहा घोष, नहीं वो आयशी घोष है और नेहा बोहरा है शायद, इस तरह से नेहा बोहरा, जो राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खड़ी थी। और तो वही मैं, हाँ, तो वो सब लोग ज्यादा आपको दिख रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा गाली दे सकते हैं देश को, वो ज्यादा, वो ये बोल रही थी वो, अच्छा, चूंकि मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो इस तरह से होते हैं इनका धीरे धीरे लेफ्टिस्ट का जो मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होती है वो आखिर में इसी में जाके होती है, इस्लामिस्ट आइडिया में। तो इसीलिए उसको मतलब ये मान लेना चाहिए कि वो सब इसी खेल का हिस्सा है। तो इधर तो केजरीवाल के साथ खेला हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कल संसद परिसर में जो घटना हुई है जिसमें पप्पू यादव सेंटर में थे उसकी बात करें, तो वहां आप देखिए एक नया खेल शुरू हो गया है। साधु संतों को, सनातन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है अब पूरे विपक्ष की तरफ से। अब उनको चंदा चोरी का हिसाब भी चाहिए और उनको चर्चा भी चाहिए चंदा चोरी के मुद्दे पर।
देखिए अंजू जी, जिस तरह का अभी पूरा आपने देखा एक काकरोच मूवमेंट खड़ा हुआ, काकरोच में लोग आए, भीड़ आ गई, सरकार को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा, सरकार को उनको वापस भेजने के लिए एक समझौता करना पड़ा, जिससे लोग समर्थक भी नाराज हुए और बहुत सारी चीजें हुई संसद के अंदर। फिर हमने देखा हल्ला हुआ और अमित शाह जी पर हमला बोला। देश के गृह मंत्री को किसी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम घसीट के कमरे से ले आएंगे, खींच के ले आएंगे, है ना, किसी ने कुछ और कहा। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो वोट जहां से चाहिए वहां कोई स्पंदन नहीं देखा गया। मतलब जो कांकरोच पार्टी का जो मूवमेंट है उससे विपक्ष को कोई फायदा मिलता हुआ हो ऐसा नहीं दिखाई दिया। तो इसने फिर कान खड़े कर दिए किसके, क्योंकि समाजवादी पार्टी के। भाई अगला चुनाव कहां होगा? ये सारे आंदोलन और ये सब चीजें ठीक है, होती रहेंगी, लेकिन इनका अल्टीमेट क्या फायदा होता है कि आप सरकार बदलना चाहते हैं या आपके आंदोलन का फायदा किसको मिलेगा, यही फाइनल चीज होती है। तो अगले समय में चुनाव कहां होने हैं अंजू जी? चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव तो पंजाब और उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश है, और उसमें भी सबसे बड़ा दांव उत्तर प्रदेश है, क्योंकि 2029 का रास्ता 2027 से होके जाता है। अगर पूरी तरह फाइनल नहीं होता तो भी जाना सहज कर देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जितनी सीट घटी उतनी सीट से बीजेपी विधान लोकसभा में अपनी बहुमत को खो बैठी। तो लिहाजा अब ये लड़ाई जो समझ में आई, तो आप देखेंगे इस पूरे उसमें पप्पू यादव तो खैर कास्टिंग डायरेक्टर की सबसे बेस्ट मैं कहूंगा कि उन्होंने भूमिका तलाशी, क्योंकि उन्होंने उस आदमी को छांटा जो इस तरह के काम के लिए जनता के बीच में मशहूर है कि वो ऐसा ही करता है। उसको चुना गया। ये राजनीतिक हो सकते हैं जो भी कारण रहे हों, उन पर हम कभी दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि पप्पू यादव की आड़ में आपने देखा होगा सारा समाजवादी पार्टी का खेल था, सारी लाल टोपी थी, वो अवधेश वहां था, आपने देखा होगा अवधेश प्रसाद था, अवधेश कुमार। उसके बाद वो ऐसे हाथ जोड़ रहा, पैर छू रहा है पप्पू यादव, और उसके बाद वो पैसा लेके भागता है। एक प्ले था, लेकिन प्ले में हालांकि बहुत सारे लोगों को ये जेन्युइन लगा होगा कि ये पैसा लेके भाग ही जाएगा। जो उन्होंने जो 100-200 दिए होंगे उनका भी डर हो गया होगा कि ये वापस देंगे या नहीं, मुझे नहीं पता दिया या नहीं दिया, वो अपनी जेब में रख लेगा। लेकिन खैर, आपने उसमें राहुल को देखा पैसे डालता है। प्रियंका जो आजकल आपने देखा होगा कि फ्लोर को मैनेज करती हुई थोड़ा सा दिखने लगी है, वो इसमें नहीं थी। लेकिन इसमें पप्पू जरूर, मतलब माफ करना, राहुल गांधी जरूर थे। अब इसके बाद उसके जितना भी वो शो था वो सारा समाजवादी पार्टी के सांसदों का था। इसको आप इस कंटिन्यूएशन में समझ सकते हैं कि कांग्रेस से पहले समाजवादी पार्टी ये समझ गई कि जैन जी से अपना कोई लेना देना नहीं। हमने इतने पेपर लीक किए हुए, हमने ऐसा किया हुआ कि यार ये तो हमारे गले पड़ जाएगा। आपने देखा होगा बृहस्पतिवार को जब सदन में ब्रिजलाल ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया, आपने देखा होगा, और उन्होंने एकदम खोल के रख दिया कि भाई इनके समय में क्या क्या हुआ था मैं बताऊं क्या। करेल में सेंटर गांव में लगा दिए थे पीसीएस के, यूपी पीसीएस के। शहरों को सेंटर नहीं मिलते हैं, वहां गांव के अंदर कस्बे के अंदर गांव, और गांव के अंदर रिमोट एरिया में पीसीएस के सेंटर लगे थे। अनिल यादव को बर्खास्त किया था यूपीपीएससी के चेयरमैन को। क्यों? क्योंकि जो भर्तियां हुई थी सबको मालूम है क्या हुआ। तो वो सब उनको मालूम है कि भाई इससे कुछ मिलना नहीं, और उनको कोई ऐसा कोई काम पे वोट मिलता भी नहीं है। जो जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो हो सकता है, जबकि मैं उस पार्टी को कवर करता रहा हूं, मुझे मालूम है वो लोग भी अच्छे, उनसे मेरी बातचीत होती रही। लेकिन उनको इस बात पे वोट मिलेगा तो फिर तो मुझे लगता है फिर काम की बात ही नहीं करनी चाहिए। उनको वोट मिलता है भाई जातिवाद पे, यादव वोट बैंक है, ठीक है, उसके साथ मुस्लिम जुड़ जाता है, फिर उसके बाद वो जो राजनीतिक समीकरण होता है जातियों को जोड़ते हैं, उसके हाथ से वो चुनाव जीतते हैं। तो वो जानते हैं कि हमको इससे कुछ नहीं मिलना, हमारा जो टारगेट है हिंदुओं के उस वर्ग में से कुछ खींच के लाना है, जो इस चढ़ावा चोरी के चंदे या जो भी चोरी का जो भी आरोप आया है उससे हमको कुछ बेनिफिट मिल जाए, हमारे पास आ जाए, इसलिए उन्होंने ये शुरू किया। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है कि आप साधु को बदनाम कर रहे हैं, आप भगवा जो पहन के साधु उसको कह रहे हैं, उसको निशाना बना रहे हैं। क्योंकि सदियों की परंपरा में, हजारों साल की परंपरा में साधु को आज तक कुछ भी किया गया होगा, लेकिन हमने भगवा वस्त्र को इसी तरह से अपमानित होते हुए नहीं देखा। अगर आप सड़क पर जाती हैं कभी भी, मैं दर्शकों का भी यही अनुभव होगा, वो चाहेंगे तो आपको उस पर लिख के भी बता देंगे कि जब कोई आदमी सड़क पे जा रहा है और अगर उसने ये भगवा कपड़े पहने हुए
तो आप उससे कभी नाम नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते। अगर गाड़ी में बैठे तो हॉर्न बजाते हैं या कुछ भी, खिड़की खोल के कहते हैं, ए साधु महाराज इधर हो जाओ, क्योंकि ये परंपरा है। वो उसको आपको नहीं पता वो अनपढ़ है, क्या है, नहीं पढ़ा, क्या किया हुआ, कहाँ रहता है, कौन जाती है, नहीं। बस जैसे ही आपने देखा कि उसने एक खास किस्म के कपड़े पहने हुए जो भगवा है, तो आपके मुंह से पहला निकलता है, वो साधु जा रहा है यार, हटाओ, ये बोलते हो ना। तो ये वो उस चीज पर चोट करना चाहते हैं। ये लगातार सनातन को चोट करके जो मुस्लिम वोटों की हिस्सेदारी है, और चूंकि इस पर मैंने देखा इमरान मसूद गोमूत्र पर हंस रहा था, ये सब हंस रहा था। अगर इनको अभी अगर कोई कह दे इनके उस पर, तो आपको मालूम है, क्योंकि देखिए इस्लाम का या इन सब का वोटों का जो गणित है वो सीधे तौर पर यही है कि आप उनको जितना चोट पहुंचा सकते हो, जितना उसको मिनिक्यूल कर सकते हो, उतनी वोट हमसे ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये उसी खेल में थे। लेकिन साधुओं के साथ जिस तरह इन्होंने किया, मुझे शक है कि जनता इसको बहुत पॉजिटिव उसमें लेगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, इसका ये पूरा का पूरा खेल जो भी इन्होंने खेला, साधुओं का भेष धरकर पप्पू यादव ने जो कुछ किया, धीरेन्द्र जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन मेरा सवाल तो ये भी है कि वहां पर तो जो राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला है, जो आरोपी है वो तो कर्मचारी हैं, उनमें तो एक भी साधु नहीं है। तो यहाँ पर भगवा पहनकर साधु क्यों दिखाया? और याद कीजिए 2008 का मुंबई आतंकवादी हमला, तब तो कांग्रेस के नेता, उस वक्त के गृह मंत्री, ये सब लोग भगवा आतंकवाद की थ्योरी घड़ने में लगे हुए थे। और यही लोग, वही कांग्रेस पार्टी, यहाँ पप्पू यादव को आप देखो, राहुल गांधी कैसे चंदा देने के लिए आ रहे थे। इनको बड़ा फिक्र हो गया राम मंदिर का। राम के नाम को तो इन्होंने कभी माना ही नहीं, राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। पूरी वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी थी कि राम तो है ही नहीं, राम मंदिर तो बनना ही नहीं चाहिए। कपिल सिब्बल क्या कहते थे कोर्ट में 2019 में कि फैसला अभी मत सुनाना वरना बीजेपी को फायदा हो जाएगा। और ये लोग आज चंदे को लेकर बड़े चिंतित हैं। उस पूरे चीजों को ले जाके थोप देना चाहते हैं पूरे सिस्टम पर, और पूरे सिस्टम में उनका साधु, और उस सबसे भी ज्यादा अगर मैं कहूं उनका निशाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह है, और राज्य के चुनाव में योगी है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ साधु वेश रखते हैं, आप देखते होंगे उनके कपड़े, और चूंकि वो है महंत है भाई, उसमें कौन, तो महंत है, मठाधीश है, और उसके हैं वो, तो क्या कर सकते हो, मठ है गोरखनाथ मठ, और उसके वो हेड हैं, तो आप वो पहनते हैं। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन प्रतीकात्मक होता है, वो उसको प्रतीक देना चाहते हैं। क्योंकि उनकी नजर में देखिए चोरी तो बहुत सारी चीजों का अगर मैं आकलन करूं तो भी वो 3-4 करोड़ 5 करोड़ की चोरी मैक्सिमम उन लोगों ने वो कर पाए होंगे। क्योंकि कहीं भी कोई कर्मचारी सिस्टम में अगर आ जाता है, करप्ट हो जाता है, तो वो इस तरह की चीजें हमने देखी है, होती है। कोई ऐसी नहीं, वो नहीं है। क्योंकि हमने तो ये देखा कि सबरीमाला में कितना पैसा चोरी हुआ, सोना चोरी हुआ, सबरीमाला का सोना चोरी हुआ। उसके बाद फिर आप देखिए सबरीमाला चोरी के बाद तमिलनाडु में किस तरह से जो सोने मंदिरों के सोना था उसको गला के सरकार ने क्या क्या इस्तेमाल किया, हजारों एकड़ जमीनें बेच दी, लेकिन उन पे चर्चा नहीं हुई। अयोध्या भगवान श्री राम जो सनातन के आराध्य हैं, उन पर चोट करने से मुस्लिम वोटों का फायदा हो सकता है, इसलिए किया जा रहा है। और साधु से बेहतर एक शब्द में हिंदुइज्म को समझाने का दूसरा कोई निरूपक नहीं है, कोई रूपक नहीं है, इसीलिए वो उस पर चोट कर रहे हैं। क्योंकि कर्मचारियों को बताएंगे तो उसमें उनको क्या मिलेगा भाई, कर्मचारियों को बता के उनको क्या फायदा होगा। तो इसीलिए वो ये बताना, देखिए वो अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। वो उनको ये मालूम है कि देखिए हमको मुस्लिम वोट पहले चाहिए। मुस्लिम वोट किसको मिलेगा? जो भी हिंदू को गाली दे सकता है या हिंदुओं के भगवानों को नीचा दिखा सकता है, उसके लिए हमारा प्राइड वोट मिलेगा। ये अभी तक का इतिहास रिकॉर्ड आपको दिखाता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। जिसको ऐसा लगता होगा ये हेट है, वो मैं जानता हूं कि वो क्या करना चाहता हो। तो ये तो बेसिक लाइन है। तो मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने ये प्रतीक चुना, क्योंकि ये सहज है, अनपढ़ को भी समझ में आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, डिंपल भाभी बहुत बड़े पैमाने पर भुनाने के चक्कर में है। डिंपल भाभी से मुझको याद आया, आजकल तो बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। अभी 2 दिन से तो वही दान पेटी हाथ में लेकर चंदा इकट्ठा करती घूम रही थी संसद परिसर के अंदर ही। तो भाई उस चंदे का हिसाब भी दे देते। कहाँ गया वो चंदा? कहीं पार्टी के लिए इकट्ठा हो रहा था या किसी मंदिर में सच में दान करने के लिए? देखिए दान करने के लिए तो फिर मंदिर जाना पड़ेगा, मंदिर जाएंगे तो फिर वोट कट जाएंगे।
तो वो मुझे लगता है बराबर में, चूंकि सबसे करीब अगर कोई चीज है, ये भी इस देश के सनातन का दुर्भाग्य है कि इस देश में जो सबसे करीब संसद के बराबर में है वो फखरुद्दीन अली मस्जिद बना के रखी हुई है वहां। खेलने साहब वहां सामने जो है मंदिर, तो आपको वहां आसपास जहां तक मुझे याद है लोकेशन में, वहीं जाके बिरला मंदिर आपको मिलेगा या कालीबाड़ी मंदिर मिलेगा संसद से बाहर जाके। तो लिहाजा जो पास पड़ेगा वहीं चले जाएंगे, क्या है। तो पास तो वहीं पड़ता है जहां जब वो गए थी तो उनकी इतनी सभ्य, देखिए डिम्पल जी का मैं एक बात जरूर कहूंगा एक नेता के तौर पर, कि उनकी शालीनता हमेशा, कभी भी मैंने उनको सदन में या उसमें नहीं देखा उनकी वेशभूषा जैसे एक आदर्श लोग पहनते हैं, मतलब जो पारिवारिक महिलाएं, उस तरह से वो हमेशा उस शालीन ड्रेस पर भी मौलाना साजिद रशीदी ने जो पंक्तियां कसी थी, किसी नेता के मुंह से जवाब नहीं निकल पाई थी, उनको इस पे सवाल नहीं आया था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि डिम्पल जी जो कर रही हैं वो पैसा अगर उनको बहुत आसान होगा तो वहां जाके अगर देना होगा, वरना तो वहां बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि लाइए दे दीजिए, क्या है। तो पहले तो एक हफ्ता आप देख लो कि संसद में कार्रवाई नहीं चल पाई। ये सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच आंदोलन पर बहस की बात कर रहे थे। वो एंटी पेपर लीक बिल भी लाई सरकार, उस पर भी बहस को तैयार नहीं थे। इन्होंने संसद में कार्रवाई नहीं होने दी और अब मांग पकड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि इस पर तो चंदा चोरी के मुद्दे पर संसद में बहस होनी चाहिए। और आपको पता है कि सोमवार को जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है उसमें तो सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा और इस बिल से इन सबको परेशानी है। तो अगला हफ्ता भी आपको लगता है कि कार्रवाई सदन की सुचारू ढंग से नहीं चल पाएगी इनके हाल को देखते हुए? देखिए इसमें दो चीजें, मैं ये मानता हूं कि सदन की कार्रवाइयां ऐसे चलती हैं, इसमें कोई वो नई चीज नहीं है और वो सुचारू ही चले, ये भी लोकतंत्र की बुनियाद को कोई वो नहीं है कि भाई ये इसी से बुनियाद, क्योंकि जब बीजेपी अपोजिशन में हुआ करती थी, अपोजिशन में वो भी सब ऐसे ही हल्ले हो। सवाल ये है कि क्या सरकार अपने बिलों को पास कराती है या नहीं, मेन चीज वो है। क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने इतनी गालियां दी, इतना सब असंसदीय बोला, क्या क्या बोला, उनको नियम कायदे कानून किसी की परवाह नहीं थी। तो उनको लग रहा था कि जैसे वो नहीं बोलेंगे, अधूरा छोड़ देंगे तो बहस नहीं होगी, उनको बुलाया जाएगा। वो कुछ नहीं हुआ, आपने देखा होगा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने आते ही जो है आके बैठे उस उधर, उन्होंने जो जितेंद्र सिंह है उन्होंने उसका बिल का फाइनल कंक्लूडिंग कर दिया, वोटिंग हो गई, बिल पास हो गया। क्या हुआ, आप नहीं बोले तो नहीं बोले। अभी ऐसे ही होगा, तो आप नहीं बोलना चाहते मत बोलिए, आप अपने ही विचार नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिए। और उस पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी हो गया, उस पर आपने देखा होगा शुक्रवार को उन्होंने वो नोटिस दे दिया अनुराग ठाकुर ने। तो इसीलिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है सरकार के लिए। इंटरेस्टिंग ये है, इंटरेस्टिंग वो नहीं है, इंटरेस्टिंग ये है कि सरकार एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट को पास करा लेती है कि नहीं करा लेती, और जिसमें मुझे कोई दुविधा नहीं लगती, क्योंकि इस तरह के बिल पास कराने के लिए ये अमूमन लोकतंत्र में स्वस्थ माना जाता है कि आपने बहस उपरांत किया। भाई बहस हुई, बहस में जो सबने किया, कुछ एडजस्टमेंट दिए, कुछ सुधार की बातें की, तो आपने उस पर जो भी है वोटिंग करा ली। अब आप नहीं चाहते तो मत कीजिए, सरकार तो लाएगी, पेश करेगी, उसके बाद आपको बहस करना, हल्ला करना, वो करना, सरकार बहुमत है सरकार के पास, वो कर लेगी। क्योंकि इसमें तो ये संविधान संशोधन विधेयक तो है नहीं कि आपको कोई जो 50% टोटल का और जो उपस्थित है उनका 2/3 चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उठ के बाहर चले जाइए, आपने पहले भी नहीं कौन सा वोटिंग किया तो ठीक है। तो इसीलिए संसद का सुचारू चलना कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं है। अगर देखिए आप इस सरकार ने इस विपक्ष ने तो सबसे बड़ी दिक्कत ये कर दी कि जो ब्यूरोक्रेसी प्रश्नकाल से बहुत डरती है अंजू, क्योंकि प्रश्नकाल में उनके सवाल खड़े होते हैं और प्रश्नकाल में जवाब देना होता है मंत्री को, और उसको जवाब सही जवाब देना होता है पूरा, जो सवाल प्रश्नकाल में होते हैं। आप ये सोचिए कि जो सारे प्रश्नकाल से ही डरते थे ब्यूरोक्रेट, सब देखते थे कि यार अरे यार अभी थोड़ा बिजी है यार, क्या करें, कहने यार प्रश्नकाल लगा हुआ, प्रश्न लगा हुआ हमारे उसका, तो वो बड़ा कहने यार मंत्री को जाना है, वो सब उनके अंदर बड़ा ऐसे रहती थी। अभी उन्होंने क्या है कि प्रश्नकाल का भी वायलेशन कर रहा है, उनको जरूरत ही नहीं, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए आराम से अफसर जाते हैं, कहते हाँ ठीक है करते रहो भाई, हमको क्या है। तो इसीलिए वो कोई इस तरह का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, मुझे लगता है कि 70-75 साल बहुत हो गए, उनको लगता है कि कुछ और सुधार होना चाहिए, और इसीलिए वो सरकार इस सब चीजों पर गौर कर रही है। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार जो है सबसे बेहतर काम ये कर रही है कि इस देश को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो कॉकरोचों ने कुतर लिया था।
ये कॉकरोच तो रिप्रेजेंटेशन में आए हैं, इस देश में तो कॉकरोच बहुत है ना, तो इसीलिए वो पहले कॉकरोच नाम नहीं लेते थे। अब अच्छी बात यह है कि वो नाम के साथ आए हैं, तो इसीलिए लोकसभा में जब सरकार जब ये पास करा लेगी संसद में FCRA अमेंडमेंट एक्ट, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो चैनल था जिससे ये सारे मूवमेंट खड़े होते थे, वो सब पर रोक लग जाएगी, वो सरकार उसकी क्लिप काट देगी। इसीलिए सरकार का बड़ा काम बिल बनाना है, कानून लाना है, कानून बनाना है, तो उसमें सरकार मुझे लगता है कि कामयाब रहेगी, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन राहुल गांधी जो 20 दिन के लिए लापता रहे, कहां गए किसी को नहीं पता, वो सारा खेल तो FCRA अमेंडमेंट बिल को रोकने के लिए तो किया जा रहा है। ये जंतर मंतर पर जो बैठे थे, इनको भी तो फंडिंग कहीं से आई। और ये जो राजनीति का खेल खेल रहे हैं अखिलेश यादव, उनको महंगा भी पड़ सकता है। इस तरह से साधु संतों का अपमान करके उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है 2027 में। योगी जी ने पूरी तैयारी कर रखी है। और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि ताहिर हुसैन कह रहा है कि हाई कोर्ट से उसको इंसाफ मिलेगा। उम्र कैद की सजा कड़कड़डुमा कोर्ट ने सुनाई है, अब उसने प्लानिंग कर ली है कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। तो देखते हैं उस मुद्दे पर भी क्या होता है। लेकिन आपने समय निकाला धीरेन्द्र जी, बहुत अहम जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को आपने दी, बहुत विस्तार से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।